गुड मॉर्निंग बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो पहला बात करें हम लोग फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट बच्चों, सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग एक फ्रेज है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब जो पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो आप नोट कर लेंगे लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent and non-polar solute dissolves in non-polar solvent। मतलब जो पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयनिक सॉलिड ले लें। आयनिक सॉलिड एग्जांपल जैसे NaCl आप ले सकते हैं या आप KCl ले सकते हैं एटसेट्रा। ये NaCl और KCl इसको अगर कोई सॉल्यूशन में डाले, वाटर में डाले तो आराम से ये डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व्स इन H2O। H2O का मतलब वाटर में डिजॉल्व होगा। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व हो जाए, बट ऑलमोस्ट insoluble in non-polar solvent। और बच्चों नॉन पोलर सॉल्वेंट होता कैसे? तो ऑर्गेनिक लिक्विड आप ले सकते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। और अगर ये तो आयनिक सॉलिड की बात है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट लिया जाए, नॉन पोलर सॉल्यूट बच्चों, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, आयोडीन ले लीजिए या S8 ये ऑक्टा एटॉमिक सल्फर का मॉलिक्यूल ले लीजिए। इसको अगर आपको सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व नहीं होता है, ये डिजॉल्व होगा किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में एटसेट्रा। dissolves in non-polar solvent और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन कौन ले सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, C6H6 एटसेट्रा। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन बट ये इनसॉल्युबल होगा, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट का मतलब बेसिकली हम लोग बात करते हैं सिर्फ H2O का। H2O एक पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें एटम के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर।
टेम्परेचर। टेम्परेचर तो किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने से मे भी इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है, डिपेंड करता है वो सॉल्यूशन का चेंज इन इंथैल्पी क्या है। ठीक है, तो इसमें आप नोट करेंगे बच्चों, सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज कब? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature depending on किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंड्स ऑन चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन बच्चों जानते हैं आप, डेल्टा सोल एच लिखते हैं। तो डेल्टा सोल एच का वैल्यू क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ किसी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या सॉल्युबिलिटी घटेगा। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में मुझे मिलेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और दोनों मिलकर के बाई प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है सॉल्यूशन। तो बच्चों जब सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो सॉल्यूशन एक टाइम में सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट मतलब और ज़्यादा सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ये होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? तो जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता होगा, ठीक ये रिएक्शन उल्टा हो जाता है, फिर सॉल्यूशन टूट करके सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि ये सॉल्यूशन कन्वर्ट होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट में और सॉल्यूट सॉल्वेंट कन्वर्ट होगा सॉल्यूशन में। रिएक्शन हो रहा होता है लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता जो यहाँ पे रिएक्शन हो भी रहा है। इस कंडीशन को कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं बात करूं, इफ डेल सोल एच इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं, सॉल्यूशन बन गया और डेल सोल एच ग्रेटर देन 0 आ गया, डेल सोल एच ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब है आपको याद होगा डेल्टा सोल एच यानी कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है लैटेंट हीट प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन इंथैल्पी कहिए या हाइड्रेशन एनर्जी कहिए। तो ये इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी होता है पॉजिटिव और हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है नेगेटिव। तो डेल सोल एच पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा जब लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इस वाले केस में लैटिस एनर्जी का वैल्यू हो जाता है ज्यादा, मतलब ये एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा? तो ये प्रोसेस जो है ये हो जाएगा इंडोथर्मिक। क्या होगा? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक। अब क्या है, इंडोथर्मिक में टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा? तो एक प्रिंसिपल है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर ये इक्वेशन इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ये इक्वेशन होने के बाद ये हीट एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर इसका हम लोग बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से इस इक्वेशन को सपोर्ट मिलेगा और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो याद रखना है बच्चों, अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो निश्चित रूप से टेम्परेचर बढ़ाने से उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा।
यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ली चैटेलियर प्रिंसिपल equation will move in forward direction, forward direction for किसके लिए, इंडोथर्मिक के लिए, इंडोथर्मिक और इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन ये फॉरवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। हेंस solubility will increase with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature। ठीक है, अब यहां क्या समझे हम लोग, अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस है वो इंडोथर्मिक है, और इंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग, इफ enthalpy of solution del sol H enthalpy of solution is less than 0, enthalpy of solution नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, तो लैटिस इंथैल्पी छोटा होगा और हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगा, और ये जो है सॉल्यूशन बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। तो अगर डेल्टा सोल एच इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा होगा, सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब सॉल्यूशन बनाएंगे तो हीट रिलीज होगा, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है और ऊपर से टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल कहता है जो इंक्रीज इन टेम्परेचर सपोर्ट नहीं करेगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और रिएक्शन जब बैकवर्ड मूव करेगा तो सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में, तो ग्रेजुअली सॉल्युबिलिटी उसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ली चैटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम लिखिए, इक्विलिब्रियम विल मूव, किधर मूव करेगा, विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन कब, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो, बैकवर्ड डायरेक्शन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्यूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इसका डिक्रीज होगा, हेंस सॉल्युबिलिटी decreases with increase in temperature, with increase in temperature, increase in temperature, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इसका डिक्रीज होगा। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं किसका किसका, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का, तो वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी कर्व।
solubility curve, solubility curve, solubility curve का क्या मतलब है? A plot of a graphical representation of graphical representation of graphical representation of solubility versus temperature तो सॉल्युबिलिटी कर्व का क्या मतलब है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेंगे, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसमें तीन तरह का कंडीशन डेवलप हो सकता है। फर्स्ट, solubility increases with increase in temperature, टेम्परेचर। किसी सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे आप ले लीजिए KCl, KNO3, उसके बाद AgNO3, इसके बाद आप लिख सकते हैं PbNO3 का होल 2, एटसेट्रा। ये जो कंपाउंड है इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है निश्चित रूप से इसका सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक होगा, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ाने से इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। दूसरा कंडीशन, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस with increase in temperature, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा हो तो कैसा सब्सटेंस हो सकता है? तो निश्चित रूप से ये सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी इसका डिक्रीज करेगा विथ राइज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो Li2SO4, लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एटसेट्रा। ये जो कुछ सब्सटेंस है जिसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है विद द राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। थर्ड कंडीशन, solubility may increase or decrease, अब क्या है, कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका सॉल्युबिलिटी कभी बढ़ भी सकता है और सॉल्युबिलिटी कभी घट भी सकता है। तो ये वैसा सब्सटेंस है जो एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। Only in those substance which converts into
वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, one polymorphic form to another, एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे Na2SO4 डॉट 10H2O, इसका सॉल्युबिलिटी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इसका बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस टिल 34 डिग्री सेल्सियस। 34 डिग्री सेल्सियस तक इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। अब 34 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या होगा, 34 डिग्री सेल्सियस पे जितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ से रिमूव हो जाता है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब रिमूव हो जाता है तब इसका ये प्रोसेस हो जाता है एक्सोथर्मिक, और इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बन जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस के बाद बन जाएगा ये सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी क्या होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए, ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट था कि किसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा और किसका डिक्रीज होगा। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा विथ राइज इन टेम्परेचर, और जो अगर सॉल्यूशन बनाते हैं या एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा विथ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।